जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं क्योंकि हरियाणा का चुनाव तो हो गया, मामला निबट गया, जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव भी हो गया, मामला निबट गया। अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने, 6-7 महीने के बाद बिहार के चुनाव होने। एक शिक्षक के रूप में मैं लेसन्स लर्न्ड की बात करता हूं कि क्या लेसन्स मैंने सीखे, और वो लेसन्स मैं आपसे शेयर करता हूं। महाराष्ट्र के अंदर जो महाविकास आघाड़ी है उसको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी चाहे शरद पवार साहब हों, चाहे उद्धव ठाकरे साहब हों, या नाना पटोले साहब हों, पृथ्वीराज चौहान हों, जितने भी हैं बड़े बड़े नेता, वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, जानकार हैं, राजनीति को समझते हैं। मैं राजनीति को बहुत ज्यादा नहीं समझता, लेकिन अध्यापक के रूप में जो मैंने समझा है वो आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हारते हारते हरियाणा में चुनाव जीतेगी तो उनके यहां हर्षोल्लास होगा, बड़ी खुशी मनाई जाएगी। ऐसा कहीं नहीं देखा जा रहा है, बल्कि ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रिएक्शन है बड़ा सबड्यूड है। क्योंकि अगर इस प्रकार की जीत हुई जहां 100% सेफोलॉजिस्ट और पत्रकार कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, वहां भारतीय जनता पार्टी का जीतना तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल लड्डू हर जगह बंटवा देने चाहिए थे। मेरे मोहल्ले में भी लड्डू नहीं बटे, मुझे भी कोई लड्डू वड्डू नहीं मिला, लेकिन खुशी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी में खुशी नहीं है, वहां पे कांग्रेस के समर्थकों में निराशा है, जो मेरे ख्याल से गलत है, उचित नहीं है। क्योंकि हरियाणा चुनाव का अगर विश्लेषण करें, वो बात अलग है कि सेफोलॉजिस्ट ने, पत्रकारों ने, फील्ड में घूमने वाले पत्रकारों ने, सबने यह कहा था कि कांग्रेस आराम से जीत रही है, और एग्जिट पोल्स ने भी कहा था कांग्रेस जीत रही है। तो आशाएं सबकी थी कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन जो मैं लेसन लर्न की बात कर रहा हूं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के समर्थकों को, संविधान को बचाने वालों को, लोकतंत्र के बचाने वालों को इस बात से समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में उल्लास क्यों नहीं है, और मनोबल को नहीं टूटने देना चाहिए, क्योंकि मनोबल सबसे बड़ी चीज होती है राजनीति के अंदर। अगर इलेक्शन तो कार्यकर्ता लड़ता है, नेता तो आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, चाहे किसी पार्टी के हों। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे लड़ता है, मोहल्ले स्तर पे लड़ता है, चुनौतियों का सामना करता है, बिना किसी लाभ हानि के लड़े रहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे कांग्रेस का हो। तो उसका मनोबल बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है राजनीति में। अब महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है, झारखंड के अंदर इलेक्शन है, तो पहला लेसन तो मैंने ये लिया कि भारतीय जनता पार्टी की उतनी सुखद स्थिति नहीं है जितना विश्लेषक कर रहे हैं, कह रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोट करीब करीब बराबर हैं, और अगर कांग्रेस के वोट पिछली बार के विधानसभा 2019 के विधानसभा से और 2019 के लोकसभा से उसकी तुलना की जाए तो करीब 11% बढ़ोतरी हुई है। इसका माने जो कांग्रेस में आया वो टिक गया, वो वापस नहीं गया, वो निराश नहीं हुआ। तो कांग्रेस समर्थक तो कांग्रेस के साथ लगा रहा। जजपा खत्म हो गई, इंडियन नेशनल लोकदल खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी कुछ नहीं कर पाई। इसका माने बाइपोलर इलेक्शन हो गया, जो सब कह रहे थे कि बाइपोलर होगा कांग्रेस बीजेपी के बीच में, लेकिन बहुत ही ज्यादा हो गया। जजपा बिल्कुल ही खत्म हो गई, उनके दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनकी जमानत जब्त हो गई, चौथे पांचवें नंबर पे आए। तो 11% वोट का बढ़ना 2019 से कांग्रेस के लिए ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, लेकिन हारे क्यों? जो विश्लेषण में निकल के आता है, भाई भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे काम किए जो किसी भी राजनीतिक दल को करने चाहिए, कांग्रेस को भी करने चाहिए। उन्होंने एक नैरेटिव फैलाया कि कांग्रेस जो है एंटी दलित है, और इसमें
कांग्रेस के एक नेता, अगर मैं सारे कांग्रेस नेताओं का विश्लेषण करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर इसमें कोई लगता है, जबकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है, उनकी ईमानदारी का, उनकी परिपक्वता का, उनके हर चीज का, उनके परिवार का। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इलेक्शन के 6 दिन पहले तक बिल्कुल निष्क्रिय हो गई, उससे भारतीय जनता पार्टी के इस नैरेटिव को बल मिला कि शैलजा खुश नहीं है, और शैलजा खुश नहीं है माने दलित खुश नहीं है, तो एक जाट नॉन जाट नैरेटिव था, उसको बल मिल गया। उसमें दलित जो कांग्रेस के साथ पार्लियामेंट में जुड़ा था, जुड़ा रहा, कम नहीं हुआ, लेकिन एक मैसेजिंग गलत हो गई। अब शैलजा जी चाहें कहीं साहब मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, हुड्डा जी कहे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अब मुख्यमंत्री क्या बनोगे, अब तो अपोजिशन में हो तुम, और 5 साल तो गए तुम्हारे, 10 साल पहले वही से निकल गए थे तुम्हारे, तो अब तो जब तक सत्ता में वापस नहीं आओगे तब तक काहे की लड़ाई और काहे के झगड़े, सत्ता में आ जाओ उसके बाद लड़ लेना, लेकिन उसके पहले कोई गलत मैसेजिंग मत करो जिससे वोटर जो है तुमसे निराश हो। लेकिन 11% वोट का बढ़ना 2019 के विधानसभा लोकसभा चुनाव से ये निराशाजनक स्थिति नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा आशाजनक स्थिति है। तो एक तो शैलजा जी ने मौका दे दिया, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी कांग्रेस का कैंडिडेट था उसके नाम के 5-6 कैंडिडेट्स खड़े कर दिए, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के थे, इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े, उनके नाम के 5-6 आदमी ब्रजेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र और कर्क के भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दिए। तो वोटर्स को कंफ्यूजन हुआ और काफी वोट जो है उन इंडिपेंडेंट्स को मिल गए, और ब्रजेंद्र सिंह के वोट, और वो हार्डली 100 वोटों से कम से हारे। तो रणनीति थी एक। दूसरा, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस का सपोर्ट बेस कौन है, महाराष्ट्र में भी सब जानते हैं, दलित, मेनली दलित और मुसलमान है, शरद पवार के साथ मराठा है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास ओबीसी है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है सप्लीमेंट्री है, अगर ये जुड़ता है तो बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है। तो मानी बात है कि जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी 4-5 इंडिपेंडेंट मुसलमानों को या दलितों को लड़ा देगी तो वोट कटेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस को पता होना चाहिए। अगर मराठा 4-5 खड़े कर देंगे तो शरद पवार को नुकसान होगा, ओबीसी खड़े करेंगे तो उद्धव ठाकरे को नुकसान, ये तो पता है आपको, तो ये आप क्यों नहीं कर सकते? जहां भारतीय जनता पार्टी का आपको पता है कौन सा कैंडिडेट लड़ने वाला है, तो उसी के कास्ट का, उसी के नाम के 5-6 कैंडिडेट आप इंडिपेंडेंट क्यों नहीं खड़े कर सकते? इसमें कौन सी लीगल परेशानी है? अच्छा, उसके बाद क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, और शरद पवार तो राजनीति के सबसे महागुरु हैं, वो तो वास्तविकता में अगर कोई चाणक्य है तो शरद पवार है, और शरद पवार अजीत पवार से कई गुने बड़े कद के हैं। नाना पटोले देवेंद्र फडणवीस से कई स्तर ऊंचे हैं, किसानों के बड़े नेता हैं, किसानों के लिए संघर्ष करते ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, रिजाइन करके आए और उनकी जमीनी पकड़ देके कांग्रेस ने उनको महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। मतलब हैं, योग्य व्यक्ति हैं, फडणवीस से बहुत आगे हैं, और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से आगे हैं। मतलब इस कॉम्बिनेशन में सारे कद्दावर हैं, उनमें कमतर नेता हैं। फिर जो भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, उनकी बदनामी इलेक्शन के पहले हुई, बहुत बड़ी बदनामी हो गई, जवाब देते नहीं बन रहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम कहा कि हमने बाबा सिद्दीकी को मरवाया है, और जेल में है, साबरमती जेल गुजरात के अंदर है, उसमें से बैठ के उसने कहा कि मैंने मरवाया है। अब बाबा सिद्दीकी को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी, तो सिक्योर्ड आदमी, और देवेंद्र फडणवीस वो मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, तो सारा का सारा ठीकरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस में फोड़ा जा रहा है। तो जो एक अजीत पवार एंड एकनाथ शिंदे एंड देवेंद्र फडणवीस की बीच की रस्साकशी थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस जवाब देते फिर रहे हैं और बाकी अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, बाबा सिद्दीकी जो है बड़े पॉपुलर नेता थे, पहले कांग्रेस में थे, कई बार इलेक्शन जीते थे, अभी पिछले इलेक्शन में उनका बेटा इलेक्शन जीता था, अच्छे पकड़ के नेता हैं। पहले कांग्रेस में थे, अब अजीत पवार एनसीपी में आ गए, इसका माने वो सत्ता पक्ष पे आ गए, महागाड़ी से महायुति में आ गए और मार दिए गए।
देवेंद्र फडणवीस के होम मिनिस्टर होते मार दिए गए, कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है उसकी वजह से मार दिए गए। जबकि वो सत्ता पक्ष में थे, उनको टिकट भी मिलता, जीत भी जाते, या उनके बेटे इलेक्शन लड़ते तो जीत जाते, क्योंकि जीतते रहे हैं वो हमेशा। एक बार इलेक्शन हारे थे लेकिन जीतते रहे। फिर लॉरेंस बिश्नोई की इतनी हिम्मत, भाई जो भी हो गैंगस्टर है और जेल के अंदर है। फिर वो सलमान खान पता नहीं किस किस को धमकियां दे रहा है कि मरवा दूंगा, यहीं बैठे मरवा दूंगा, सुधर जाओ सुधर जाओ। और इसके बावजूद यहां तो विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया था, भाई वो भी गुंडा बदमाश था, ये भी गुंडा बदमाश है। किसी के घर भी आप बुलडोजर से तोड़ देते हैं, और इतने बड़े उसके नेटवर्क को यहाँ ईडी, सीबीआई और इंडियन पुलिस नहीं तोड़ पा रही है, तो फिर आप पाकिस्तानी खुफियों को कैसे? पर इफ यू कैनॉट कंट्रोल ए क्रिमिनल हु इज सिटिंग इनसाइड ए जेल इन सेइंग दैट मैंने मरवाया है, और 50,000 रुपए के लिए मरवाया है, इसका माने देश की आर्थिक स्थिति और लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि 50,000 रुपए के लिए वो किसी का जो Y+ सिक्योरिटी के सिक्योर्ड आदमी है उसकी हत्या कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति का भी द्योतक है, सामाजिक स्थिति का भी द्योतक है। लेकिन अंत में ठीकरा देवेंद्र फडणवीस पे फूट गया इलेक्शन के 2 महीने पहले, तो भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान हो गया। मुसलमानों का पूरा कंसोलिडेशन हो गया, जो अजीत पवार की तरफ जाने वाला था वो कांग्रेस की तरफ हो गया। तो अगर शरद पवार अपने नेतृत्व में, अपने क्राफ्टमैनशिप में ये रणनीति बनाएं कि भारतीय जनता पार्टी के जहां कैंडिडेट है उसके नाम के 4-5 लोग चुनाव लड़ जाएं, जो कास्ट का वो लीडर है उसकी कास्ट के 4-5 लोग इंडिपेंडेंट लड़वा दें, इतना शरद पवार कर सकते हैं, मैं जानता हूं ही इज कैपेबल। तो जो भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति, रणनीति हरियाणा के अंदर थी, वो महाराष्ट्र में सफल नहीं होगी, और यही झारखंड में जेएमएम को और कांग्रेस को करना चाहिए। क्योंकि देखिए वास्तविकता यह है, कूटनीति की काट तो कूटनीति होगी, ठीक है, नफरत की काट मोहब्बत होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, महात्मा गांधी तो मार ही दिए गए ना गोडसे के द्वारा, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि होगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन वी डोंट हैव टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा तो फिर टाइम कहां रहेगा, फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर टाइम का, उसके बाद लोकतंत्र, डिक्टेटरशिप आने के बाद थोड़ी लोकतंत्र आसानी से लौट पाएगा, उसके लिए बड़ी कुर्बानियां होंगी, अभी तो कम कुर्बानियां होंगी। इसलिए हरियाणा से जो निष्कर्ष निकल रहा है, पहला ये निकल रहा है कि कांग्रेस को लोग वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, चुनाव आयोग है, सब कुछ है, ईडी है, सीबीआई है, लेकिन कांग्रेस के साथ जनता है, इसीलिए वोट करीब करीब बराबर है। कांग्रेस के लोगों ने, जो वोटर्स हैं, उन्होंने जाके खुद अपने आप वोट दिया है बिना उनको किसी के कन्विंस कराए हुए। और भारतीय जनता पार्टी ने सारी कूटनैतिक चाल भी की है और लोगों को मोटिवेट भी किया है और पोलिंग बूथ तक भी लाए। तो एक तरफ पूरी फोर्स लगी हुई है और एक तरफ सेल्फ मोटिवेटेड वोटर है, और ये चीज महाराष्ट्र में भी है, गुस्सा तो वहां भी है। तो अगर थोड़े चाणक्य नीति से चला जाए, जो शरद पवार अवश्य मुझसे ज्यादा, कई गुने ज्यादा बुद्धिमान है, वो ऐसा करेंगे और देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान बचेगा। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।